नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में खानपुर के दल्लावाला गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि राजकीय कन्या महाविद्यालय 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बनेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 54 लाख की लागत से बनने वाले 4 नलकूप का भी शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल सका है और सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये चाहती है कि भारत के नक्शे पर उत्तराखंड का नाम सबसे पहले हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के एजेंडे में उत्तराखंड सबसे पहले नंबर पर है। क्या लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी? सब शुरू हो जाएंगे। आपने मेरा यहाँ से जब मैं बोल रहा था शायद आपने सुना नहीं। हमने कहा है हम जब घोषणाएं जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। सर, नौकरियां जो है अभी आपने कहा कि एक विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, क्या रहेगी व्यवस्था, किस तरह से रहेगा? वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है। हमने कहा है कि नौकरियों की जो रखे जाने की प्रक्रिया वो प्रारंभ हो गई है, उसके अध्ययन हो गए और उसके विज्ञापन होकर 15 अगस्त के बाद जो है उनमें। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कन्या महाविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया है, क्या कुछ और जरूरी जो सौगातें हैं वो मुख्यमंत्री ने इस दौरान दी हैं वहां पर? विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे, ऐसे ऐसे ही नेता जो अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल दल्लावाला गांव पहुंचे खानपुर विधानसभा के, और उन्होंने वहां पे एक इंटर कॉलेज और संन्यास और लोकार्पण किया। साथ साथ उन्होंने और भी करोड़ों रुपए की सौगातें दी है ग्रामीण क्षेत्र को। वहीं जो विधायक है कर्नल सिंह चैंपियन, उनका सीना भी चौड़ा हो गया क्योंकि उनका आखिरकार उनका जो सपना था मुख्यमंत्री को बुलाने का वो स्वीकार हुआ। उनके आग्रह पे मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे और जो ग्रामीणों में खुशी की लहर भी तोड़ी है कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जहां मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने करोड़ों रुपए की वहां सौगात दी है। इसके लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और जो ग्रामीण है, जो वहाँ के स्थायी ग्रामीण है, उनके अंदर तो एक खुशी की लहर देखने को मिली है। राजकीय कन्या महाविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया है, वहां पर शिक्षा की स्थिति कैसी है और जब ये कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद शिक्षा में किस तरह से सुधार देखने को मिलेगा इस इलाके में? आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड इलाका आता था कानपुर क्षेत्र का विधानसभा का, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक है अपने कर्नल सिंह, उनकी जो मेहनत है रंग लाई है और मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उसको देखते हुए एक महाविद्यालय का लोकार्पण किया, साथ साथ शिलान्यास भी किया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनमें खुशी की लहर है और उनका साफ तौर से कहना है कि ये पहली बार हमारे क्षेत्र में इस तरह का जो मुख्यमंत्री को इस तरह की सौगात दी गई। कहीं ना कहीं इसको जो बच्चे हैं, जो इसको की कमी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो ग्रामीण है और उनका साफ तौर से कहना है कि अभिभावक जो विद्यार्थियों के अभिभावक है, उनको साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमको एक अच्छी सौगात दी गई मुख्यमंत्री ने और इसको लेकर पूरे क्षेत्र में जो एक खुशी की लहर है। अच्छा, आगे चुनाव भी है तो चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण माना जाएगा मुख्यमंत्री का ये दौरा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर इसको ये इस तरह का मामला, इस तरह की सभाएं रखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में जो कार्य रुके हुए थे उसको कार्य को भी पूरा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को लेकर जहाँ किसान नाराज चल रहे थे 3 कानून कृषि बिलों को लेकर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को जो इस क्षेत्र में बुलाया गया है ताकि तो किसान को भी कुछ संतुष्टि मिल सके। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो साथ साथ जो इस तरह के लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, इसको लेकर ग्रामीण संतुष्टि भी है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की जो इसको अच्छी है को मान के चल रही है कि अच्छे कार्य हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता संदीप चौधरी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो मुख्यमंत्री दल्लावाला गांव में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने राजकीय कन्या महाविद्यालय की सौगात दी है। इस इंटर कॉलेज का उन्होंने शिलान्यास किया है और इस इंटर कॉलेज के बनने के बाद निश्चित तौर पर जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सभी पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। पार्टी को मजबूत बनाने से लेकर वोटरों को लुभाने तक की कोशिश की जा रही है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है।
बीजेपी भी आगामी चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा पार्टी लगातार सियासी मंथन कर रही है। इसी कड़ी में काशीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग है जिसका आयोजन सभी विधानसभाओं में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी ने चिंतन बैठक के बाद दिसंबर तक के जो कार्यक्रम तय किए थे, जिनमें 14 जिलों में 252 मंडलों और 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम हो चुके हैं और कुछ कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। इसी के तहत 11,235 बूथों पर सत्यापन कार्यक्रम शुरू करने वाली टीम का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के निमित्त 11,235 बूथों पर सत्यापन का काम भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के गए हैं। अजहर, चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं, जो आजमाइश शुरू हो चुकी है। अगर बीजेपी की रणनीति पर नजर डालें तो कितनी कारगर नजर आ रही है बीजेपी की रणनीति मिशन 2022 को लेकर? देखने वाली बात होगी, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए और ये देखने वाली बात होगी जिस तरीके से चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। आगामी विधानसभाओं में काफी घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में हस्तक्षेप आम आदमी पार्टी भी करती हुई दिखाई दे रही, जिसको लेकर अगर बात करी जाए तो सभी पार्टियों का कुमाऊं दौरों पर सभी पार्टियों के दिग्गज माने जाने नेताओं का कुमाऊं दौरा है। उसी के चलते काशीपुर में भी अब भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग का उद्घाटन सत्र शुरू किया है, जिसमें जिले में वैसे हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, लेकिन पार्टी की नजरों में 14 जिले हैं, जिसको लेकर 252 मंडलों के साथ 70 विधानसभाओं पर कार्य शुरू कर दिया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ऑक्सीजन भरने के साथ साथ और छोटे छोटे बिंदुओं पर पार्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से लगातार भाजपा की उत्तराखंड में छवि धुलमिल होती हुई दिखाई दे रही थी, उसके बाद नए नवेले मुख्यमंत्री बने उधम सिंह जिले के से लेकर अब उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की उनके द्वारा छवि सुधारने का काम चल रहा है। और आगामी विधानसभाओं में देखने वाली बात होगी कि लोग उन पार्टियों को कितना महत्व देते हैं और अपना योगदान देकर बहुमत दिलाते हैं। जी अच्छा, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में ताल ठोंक रही है। वहीं बात अगर बीजेपी के प्रक्षेप में मैं करूं तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा नुकसान किसको होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? आपको बता दूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में कदम रखे हैं और बात करी जाए तो दिल्ली मॉडल को लेकर सबसे अहम चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली मॉडल को देखकर ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है और लगातार वेटिंग करती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर 300 यूनिट के वादे पर गारंटी कार्ड भी दे रही है। लेकिन पार्टियों का अगर कांग्रेस या भाजपा की बात करी जाए तो कोई भी अगर उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पर अब लोग विश्वास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े वादे तो कर दिए गए लोगों के साथ, लेकिन फिर उन वादों से पार्टियां मुकरने से पीछे भी नहीं हटी हैं, जिसको लेकर विश्वास भारतीय जनता पार्टी से खत्म हो चुका है, कांग्रेस से खत्म हो चुका है। और एक और अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल बीजेपी ने कई कार्यक्रमों का ऐलान किया है, जिसके तहत आशीर्वाद यात्रा भी होनी है, तो क्या लग रहा है जिस तरह से बीजेपी के अब कार्यक्रम चुनाव नजदीक हैं, तो क्या इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी जनता में जो अपना पैठ है वो और मजबूत करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी में माने जाने वाले मदन कौशिक हैं और भी नेता लगातार अब लोगों के बीच में जाने लग गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद प्रोग्राम और सम्मानित प्रोग्राम जैसे प्रोग्रामों को आयोजित किया गया है और उन्हीं प्रोग्राम के तहत अभी बीजेपी कार्य करती हुई दिखाई दे रही, जिससे साधुओं का आशीर्वाद लेकर बीजेपी मैदान में उतरना चाह रही है। चुनावी मैदान में साधुओं को अपना हितैषी बनाना चाह रही है, लोगों के बीच जताना चाह रही है और अपने कामों की योजनाओं को अब लोगों तक जन लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजहर, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता मलिक जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो अब
रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है, सियासी मंथन किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता के दिल में आखिर राज किसका होता है और फिर पहाड़ों पर सरकार किसकी बनती है। खबरों में बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे किसानों की। दरअसल किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बाजपुर के बैतखेड़ी गांव में किसानों ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कार्यक्रम का विरोध किया। जैसे ही किसानों को यशपाल आर्य के कार्यक्रम की जानकारी मिली, किसान गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए और बीजेपी नेता के कार्यक्रम का विरोध किया। किसानों के आक्रोश की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जिसके बाद किसानों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का विरोध किया जा रहा है और सभी किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर बीजेपी नेताओं ने राजनीतिक कार्यक्रम बंद नहीं किए तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी जाएंगे, कितना हो गया भाई, उनका हर जगह विरोध किया जाएगा और डटकर लगातार विरोध किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 9 महीनों में किसान 776 दे चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो या स्थानीय नेता हो, उनको बिल्कुल भी इन चीज़ों से सरोकार नहीं है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा पर हमारा ये आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था यशपाल आर्य जी के विरोध में। माननीय मंत्री जी का यहाँ बैतखेड़ी में एक कार्यक्रम है और यहाँ किसानों के द्वारा उनका विरोध किया गया है। सभी किसानों को हमने समझाया है, प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनको सभी बातें समझाई हैं। इसके बाद उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि मात्र एक सांकेतिक विरोध दिखाकर वे लोग अपने घर को चले गए हैं। इसी के साथ उनका कुछ आग्रह है जो कि एसडीएम साहब के माध्यम से हम लोग शासन तक पहुंचा देंगे और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी जाएंगे, उनका हर जगह विरोध किया जाएगा। और पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल में घात लगाए बैठे गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। दरअसल इसोटी गांव की रहने वाली महिला सावित्री देवी खेत से सटे जंगल में मवेशियों के लिए चारा पत्ती काट रही थी। इसी दौरान गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। चोट सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें कि इलाके में अक्सर गुलदार के हमले की खबरें सामने आती रहती हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पौड़ी के डीएफओ ने गुलदार को पकड़ने के लिए गांव के आसपास पिंजरा लगाने के आदेश दिए हैं। तो एक बार फिर से वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अक्सर इस इलाके में जो जंगली जानवर हैं वो इंसानों पर हमला करते हैं और इसी कड़ी में एक आदमखोर गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया था, जिसमें महिला घायल हुई है। सवाल उठता है कि आखिर जो आदमखोर गुलदार है वो वन विभाग के पिंजरे में कब फंसेगा। सामने खेत था, खेत में गई थी मैं घास लेने, वहाँ पे वो पड़ा था। मैंने उसको देखा, मैं इधर आने लगी, उसने झपट दिया मुझे, भारी वजन उसने लटका दिया मुझे। मैंने दरांती की मारी उसके मुंह पे, तब छोड़ा उसने मुझे। कम्युनिस्ट वाले, मैं प्रधान ग्राम इसोटी से बोल रहा हूँ। आज सुबह 9:30 बजे के करीब हमारे यहाँ की एक महिला पे जो है बाघ ने आक्रमण किया था। वो घास काटने गई थी। ये भी घास काटने भी सिर्फ अपने घर से 4 कदम दूर अपने जो खेत हैं उस पे घास काटने गई हुई थी। वहाँ बाघ ने उस पर आक्रमण किया और उसके हाथ में दाती थी, जिसके कारण उसकी जीवन बच गया। गांव से 200 मीटर की दूरी में हमारे यहाँ जो गांव में जो महिला है वो घास के लेके गई थी और मौके वारदात पे बाघ ने उन पे हमला किया, जिससे उन पे बहुत गंभीर रूप से वह जख्मी है। और यह घटना पहली बार नहीं हुई। इस गांव में ये दहशत का माहौल बना हुआ है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो रात को चौक में नहीं आ पा रहे हैं। कई बार क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा, क्षेत्र वासियों के द्वारा इनको प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार।
रुड़की में ड्रग कंट्रोल विभाग के छापे से हड़कंप मच गया। ड्रग कंट्रोल विभाग ने गंगनहर कोतवाली इलाके के मालवीय चौक के पास कुरियर सर्विस सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान मौके से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक नकली दवाइयां पास की ही एक फैक्ट्री में बनाई जा रही थी और कुरियर के जरिए देश के अलग अलग शहरों में भेजी जा रही थी। पकड़ी गई दवाइयों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने कुरियर के जरिए नकली दवा भेजने वाले माफिया को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। फिलहाल नकली दवाइयों को सीज कर दिया गया है और जो माफिया है उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें कि रुड़की नकली और नकली दवाइयों के कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों की टीम भी छापा मारकर नकली और नशीली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ चुकी है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ड्रग कंट्रोल विभाग को जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है वो कब तक मिलता है, आखिर उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है। मैं रूटीन इंस्पेक्शन कर रहा था मार्केट में, रुड़की क्षेत्र में, तो मुझे स्थानीय लोगों द्वारा फोन पे बताया गया कि यहाँ पे कोई कुरियर कंपनी है जिसमें कुछ पेटियां किसी व्यक्ति द्वारा जो है छोड़ी गई है कुरियर द्वारा कहीं पहुंचाने के लिए, तो संदिग्ध लग रही है। तो मुझे मौके पे आकर के इसकी जांच करने के लिए उन लोगों द्वारा आग्रह किया गया था। तो मैं मौके पे आया हूँ। तो मैंने कुरियर मालिक से भी बात की। फिर हमने पेटियों को खोल के जब देखा तो इसमें दवाइयाँ थी और कुछ प्रिंटेड कार्टन भी है और दवाई के डब्बे हैं पैक्ड हो रखे जो दवाइयाँ बिकने के लिए जा रही। टिहरी गढ़वाल से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। देवप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 3 धारा के पास विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ट्रक में सामान भरकर ऋषिकेश से चमोली जा रहा था। इसी दौरान घर से देवप्रयाग जा रही पीड़िता को देवप्रयाग ले जाने के नाम पर पहले ट्रक में लिफ्ट दी गई और फिर 2 आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों की पहचान राजीव कुमार और सतवीर के रूप में हुई है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आज प्रातः 7 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी भरपूर की एक विकसित महिला है उनके साथ में कुछ गलत हरकत करी है। तो सूचना में हम लोग भी गए मौके पे, तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया था। उसके साथ 2 व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग नीचे थे। तो लोगों में रोष व्याप्त था। उन्होंने उनके साथ में हाथापाई भी की उनके साथ में कि भाई आपने गलत काम किया है। इस संबंध में जांच की तो पता चला कि ये ट्रक जो है कोयता लेकर के दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था। आज जो घटना देवप्रयाग थाना देवप्रयाग क्षेत्र में 3 धारा के पास जो मानसिक परिस्थिति में जो महिला थी उसके साथ जो बलात्कार जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और लड़की के परिवार के साथ में हमारी एनजीओ इस केस की पूरी बुलेटिन के आखिर में एक जरूरी खबर। दरअसल कोरोना अभी भी हम सब के बीच में है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस बनाई हैं उनका पालन करने की जरूरत है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि आपके चेहरे पर मास्क हो। इसके अलावा समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में अख्तियार करें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस सिर्फ एहतियात बरतने की। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।